वेलकम टू सिया जी। सिया को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को हक इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस सारे पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करें इन नेशनल कन्वर्सेशन। ये पिछले 5 साल पाइड में किया था, अब जी दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि जी जो भी ये नेशनल कन्वर्सेशन है शुरू हो। हमारी नेशनल कन्वर्सेशन होती है बड़े लीडरों में या उनके कंसल्टेंट्स में। हम चाह रहे हैं कि लोकल लोग भी इस पर बात करें। तो आज मैंने इसी काम के लिए असद अली शाह साहब माशाल्लाह डिलॉयट्स के हेड थे, और ये बड़े आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ये बड़ा अच्छी चीजें लिखते हैं और बड़ी अच्छी चीजें ट्विटर पे डालते हैं, तो यू शुड फॉलो हिम। इनके बड़े वेल थॉट आउट, वेरी वेरी वेल रिसर्च व्यूज होते हैं। तो असद साहब से आज मैंने कहा कि जरा जरा शुरू करें बात। तो इनसे जो मैं बात करना चाहता हूँ ज्यादातर, बिकॉज इनका बैकग्राउंड डिलॉयट्स के साथ रहा है। ये माशाल्लाह इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं सोच रहा था इनसे बात करें इस चीज पे। असद साहब ऑब्वियसली आप जिधर मर्जी बात ले जाएं, वील डू इट। पर जो मैं बात करना चाह रहा था इनसे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का लैंडस्केप है और हमारा जो ये स्टॉक मार्केट बड़ी चढ़ रही है, बड़ी अच्छी बात है, हम बड़े खुश हैं इस पे। बट स्टॉक मार्केट हमारी इतनी छोटी क्यों है और हमारी कंपनी बहुत छोटी छोटी है? तो इससे शुरू करते हैं। असद साहब पहले बताइए कि ये हमारी कंपनी इतनी छोटी क्यों, हमारी स्टॉक मार्केट इतनी छोटी क्यों है? क्या वजह है कि हम छोटी छोटी कंपनी लेके बैठे हैं अभी तक और हमारी स्टॉक मार्केट भी बहुत छोटी है? यहाँ से शुरू करें बात। जी जी, बहुत शुक्रिया नदीम, एंड आई थिंक थैंक यू फॉर inviting me and continuing this wonderful work of debate to identify key issues that has held back our economy and our country. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई फुली इंडोर्स एंड एग्री विद यू कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो उसकी साइज बहुत छोटी है। नंबर ऑफ कंपनीज दैट आर लिस्टेड वो बहुत कम है। और जो कंपनीज हैं हमारी, वो भी अगर आप उनकी वैल्यू देखें तो कोई 5-6 बिलियन, 5-6 कंपनियां हैं जो कि अभी रिसेंटली $1 बिलियन कंपनी क्रॉस किया है उन्होंने। और वो सारी कंपनियां वो हैं जो कि ऑयल एंड गैस कंपनी हो, या एक फर्टिलाइजर कंपनी है, और एक बैंक है। ये आप जैसे बात भी करते हैं कि ये फ्रैंकली मोनोपलीज हैं। और ये क्या कहना चाहिए, जो इकोनॉमिक्स में आप लोग कहते हैं, मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो वो सात जो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज मिलके कार्टेल बना के वो प्राइसेस फिक्स करते हैं। हमारी कैपेसिटी फर्टिलाइजर की जो है वो 60% भी यूटिलाइज नहीं है। तो अगर कंपटीशन हो तो ये प्राइस जो है वो ठीक ठाक 20-30% नीचे आ जाए, और जो ये 25-25 बिलियन रुपीस के प्रॉफिट्स इन्होंने बनाए वो नहीं बनते। तो ये इस जो एक तो ये है कि छोटी हैं, और वो भी कंपनियां जो है ना वो उस तरह की हैं जो कि जो दुनिया है आज 21वीं सदी में, अगर आप बाकी दुनिया को देखें, ऑब्वियसली द बेस्ट एग्जांपल इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखें और 25 साल पहले अगर चले जाएं और 25 साल पहले की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखें, तो आपको देख लगेगा कि आप डिफरेंट दुनिया में हैं। उस वक्त जो कंपनियां थी, कोई ऑटो कंपनी होगी, कोई जनरल इलेक्ट्रिक होगी, कोई एक्सॉन होगी। अब जो है वो सारी डेटा कंपनीज आ गई हैं जिन्होंने इनोवेशन किया है, जिन्होंने दुनिया चेंज की है। मतलब एप्पल में देख रहा था $3.8 ट्रिलियन की हो गई है। आप सोचें, हिंदुस्तान जो है, जो अब फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दैट इज अराउंड 3.9 ट्रिलियन, तकरीबन बराबर उसकी जीडीपी जो है इंडिया की। और एप्पल एक कंपनी है, शायद ये जिस तरीके से बूम वहां पर चल रहा है, और ऑब्वियसली एक क्रिटिसिज्म भी है कि शायद जो वेल्थ क्रिएशन हो रही है अमेरिका में, ये फ्रेजाइल ग्राउंड पे है। वो भी एक इशू है जो कि मेरे ख्याल में परहैप्स कहीं डिस्कस करना चाहिए। तो आप ये देखें कि इन कंपनीज में पिछले चंद सालों ने मतलब
पिछले 40 साल में अगर आप देखें तो दुनिया जो, जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, देयर वाज नो इंटरनेट, राइट? वी हैड परहैप्स मेन फ्रेम कंप्यूटर। जब मैंने स्टार्ट किया सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था। आईबीएम यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट कंपनी। आईबीएम जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री से चली गई, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चली गई, और माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एप्पल आ गया, और आपके पीसीज हो गए। हर डेस्क पे आप देखें, आपके पास पीसी है, मेरे पास पीसी है। कोई सोच सकता था 40 साल पहले कि हर आदमी के पास पीसी होगा? उसके बाद इंटरनेट आया। आप ये देखें, इंटरनेट ने 5 साढ़े 5 बिलियन लोगों को कनेक्ट किया हुआ है। तो वो दुनिया मुख्तलिफ थी, ये दुनिया मुख्तलिफ है। फिर आप ये देखें, हम स्मार्टफोन्स आ गए, पूरी दुनिया उसमें समा गई है। और अब ये एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है। तो ये कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन, मैं तो ये कहता हूं कि पहले जो अगर आप 40 50 साल पर असद पहले। साहब, इस कंटिन्यूस रेवोल्यूशन में ये बताइए, हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर तो वही का वही है। मैं जब देखता हूँ वही एग्जैक्टली। फर्टिलाइजर है, वही जान है, वही चीजें हैं। तो ये हमारे जो माशाल्लाह इतने अच्छे दोस्त जो बैठे हुए हैं सिंध क्लब, पंजाब क्लब में, और इतने माशाल्लाह अच्छी गाड़ियां शाड़ियां हैं, क्या ये वही काम करते रहेंगे? इन्होंने कोई इनोवेशन नहीं की? अब देखिए, वो कंपनी थी आईआईटी, वो जो इंटरनेशनल टेलीकॉम वाली कंपनी थी, वो शेरटन बन गई है। जी। कंपनीज चेंज हो जाती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखें तो इतनी उतार चढ़ाव है, इतनी डिफरेंट चीजें हैं। पहले जनरल मोटर्स बड़ी होती थी, अब जनाब जनरल मोटर्स तो बेचारी 50 बिलियन की रह गई है, टेस्ला 1 ट्रिलियन की हो गई है। तो यहाँ तो उतार चढ़ाव ही नहीं होता, यहाँ कब सेठ वही का वही है। हॉस्टाइल टेक ओवर्स भी नहीं हो सकते, टेक ओवर्स हमारी मार्केट में होते ही कोई नहीं है। और सब सेठ अपनी कंपनियों के 80-80% लेके बैठे हो, 20% मार्केट में डाला हुआ है। तो फिर क्या मतलब बना? प्रोफेशनली रन कंपनीज नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, मैं यही बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली कि हमारा जो इकोसिस्टम है और माइंडसेट है, वो अभी तक हमारी सियासत भी देखे ना, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो 70s 80s की जो मेंटालिटी है, अब वही वही थिंकिंग आती है ना आपको। जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते हैं, अभी तक वो जल से जुलूस होते हैं, जो प्रोटेस्ट होती हैं। हम वी आर नॉट वी हैव नॉट हम 20वीं सदी से आगे नहीं बढ़े ना। तो वो पूरा कल्चर जो है, वेदर इट इज गवर्नमेंट, वेदर इट इज पॉलिटिक्स, वेदर इट इज इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें हमारी वही हैं जो 20वीं सदी में थे। और 20वीं सदी हमारी जो है, वो वी बिल्ट ऑन द कॉलोनियल लॉज एंड कॉलोनियल माइंडसेट। तो हम वो 21वीं सदी में तो आई नहीं है ना। जाहिर है बेनिफिट हुआ है 21वीं सदी का। हम भी वही स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, इंटरनेट सोशल मीडिया वही यूज कर रहे हैं। लेकिन जो माइंडसेट है, जो ग्रोथ माइंडसेट है, वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स में भी नहीं आया, असद साहब, इसमें अनफॉर्चुनेटली। कसूर किसका है? हम लोगों का कसूर है कि हमारा डीएनए ही खराब है, कि हम बंदे ही कमजोर हैं, या इसमें कसूर कोई और है? फॉर एग्जांपल पॉलिसी का कसूर है, फॉर एग्जांपल हमारा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंटरनेशनल वर्ल्ड। क्या ये दुनिया कहती है हम इंडिया से ट्रेड करते तो बेहतर हो जाते? ये क्या क्या इसमें फॉल्ट है? ये सारी चीजें हैं मेरे ख्याल में। लेकिन असल बेसिक देखें, कौमें चेंज होती हैं अगर आपको सही लीडर्स मिल जाए ना। लीडरशिप आई थिंक इज की। गवर्नेंस एंड लीडरशिप आर द की। आप ये देखें कि हिंदुस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, अब कहते हैं कि हिंदुस्तान से कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गया है कि आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, फिफ्थ लार्जेस्ट। नेक्स्ट ईयर आईएमएफ आपने पढ़ी होगी, दे आर प्रिडिक्टिंग कि अगले साल शायद वो फोर्थ, जापान से भी थोड़ी सी बढ़ जाए इकोनॉमी। आप ये देखें वहां पर क्या हुआ है। उन्होंने एक नीश पकड़ी, वही लोग हैं। उन्होंने कोई 25 30 साल पहले, एक तो आप कह सकते हैं कि ये जो नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह 1990 में उन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम लिया और उन्होंने रिफॉर्म शुरू किए, ओपन अप किया। टिल 1990 एज यू नो, हमारा जीडीपी इंडिया से बड़ा था पर कैपिटा बेसिस पे। वी वर आवर जीडीपी वाज इवन हायर देन चाइनीज जीडीपी जो है। तो ये जो हम बात करते हैं कि हम कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया से, भाई क्यों नहीं कर सकते? अभी 30 35 साल पहले
वी वर डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ आवर ग्रोथ रेट। तो ऐसी क्या बात हुई है? तो आई थिंक दो चार फंडामेंटल फैक्टर्स इंडियंस ने किए। एक तो इंडिया हैज हैड राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उनका स्टैचर ऑफ लीडरशिप जो है ना, नेहरू एंड गांधी एंड ऑल दीज पीपल एंड मौलाना आजाद हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट किया। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी लेकिन किया। फिर ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस उन्होंने जो बनाए, उन्होंने एक नीश पकड़ी टेक्नोलॉजी। जिस वक्त दुनिया इतनी टेक्नोलॉजी में नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी में गए और उनकी नॉर्मल गुड्स एक्सपोर्ट शायद इतनी रोबस्ट नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट आप देखें उनकी लेट 80s और 90s से ही शुरू हो गई थी। सॉफ्टवेयर में, आउटसोर्सिंग में वो चले गए। एक तो ये है कि हमने इस तरह की कोई नीश नहीं पकड़ी। दूसरी, उनकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अकाउंट देखें, अकाउंटेबिलिटी एक हद तक डेमोक्रेसी में होती है ना। अगर डेमोक्रेसी जो है वो चलती रहे, आप 5 साल में नहीं सीखेंगे, 10 साल में नहीं सीखेंगे, लेकिन रिपीटेड अकाउंटेबिलिटी जब होगी, लोगों के पास आपने वापस जाना होता है, तो फिर उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, कुछ लीडरशिप भी बेहतर होती है। हमारे पास ये जो डिसरप्शंस रही हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही हैं, फिर हाइब्रिड गवर्नमेंट्स रही है, और फिर जो कल्चर बेसिकली ये बन गया है कि पीपल नाउ हार्डली पीपल डोंट काउंट। इट इज बेसिकली पावर्स टू बी। उन्होंने कैप्चर किया हुआ है हमारी जो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री है, आई थिंक, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। और दूसरा मैं अच्छा बताइए, एग्जांपल। ये जो अभी इंटरेस्ट रेट गिर रहा है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट गिर गया है, और शायद अगले 4-5 महीने में अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो शायद इंटरेस्ट रेट 9 पे आ जाए, शायद, अगर अच्छी इन्फ्लेशन फिगर्स आते रहे। क्या इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी? जी, मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट रेट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गिरेगी। और थोड़ा सा देखिए, ये गवर्नमेंट जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं किए, लेकिन थोड़ी सी जरा इन्होंने कुछ स्मार्ट चीजें की हैं मेरे ख्याल में। वो मे बी IMF ने बिग पिक्चर अगर आप देख लें, आई थिंक वन गुड थिंग दैट देव डन इज कि पिछले 6 महीने में इन्होंने गवर्नमेंट का कुछ खर्चा कम किया है, और ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है, जो कि मतलब कई सालों से मैंने इतनी, मुझे लगता है कि काफ़ी फिस्कल डेफिसिट हमारा इस साल कम होगा। आप ये देखें ना कि देवर एबल टू रिटर्न ये बोरोइंग, हम हैवी बोरोइंग, सारे बैंक का जो पैसा है वो गवर्नमेंट ले जाती थी, तो इन्होंने 2 ट्रिलियन रुपीस रिटर्न किया है पिछले 6 महीने में। नेट, they have not borrowed, they have reduced their borrowing, which is a wonderful thing, जैसे भी किया उन्होंने। So this is उसकी वजह से, और बैंक से एडिशनल क्योंकि बोरोइंग नहीं कर रहे हैं, तो पहले पॉलिसी रेट जो है, आपको पता है कि पिछले 2 साल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हमारा इंटरेस्ट रेट 25-26% पे चला गया था, बिकॉज पॉलिसी रेट 24 था हाईएस्ट। तो पॉलिसी रेट से 2-3% ऊपर होता है इंटरेस्ट रेट। अब सूरत हाल ये है कि पॉलिसी रेट जो है कम कम तो किया है ड्रास्टिकली, 22 से 13% स्टेट बैंक ले आई है, लेकिन आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली 12% पे आ गए हैं। जो अभी जो ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है, जो कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है, वो 12% पे बोरो कर रही है, मतलब सॉरी, ये फिक्स होता है, 12% पे कर रही है। बट द थिंग इज कि बैंकों के पास पैसा इतना ज्यादा है कि एक बैंक गाड़ियों की 8.5% पे लीजिंग कर रही है। तो बात ये, देयर इज टू मच लिक्विडिटी, एंड देन दिस रिक्वायरमेंट, आई थिंक किसी ना किसी टैक्स जो इन्होंने एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो 50% अगर नहीं है आपका, कम है, तो उस पर 65% कर दिया था। वो उन्होंने वापस लेके बैंक्स का इंटरेस्ट रेट थोड़ा एडजस्ट किया है उन्होंने। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की पॉलिसी लगता है कि ये कोई रेगुलेटरी तरीके से वो जरूर करेंगे। तो पर अगर मुझे एक बात बताइए, जो मैंने देखा है,
अगर मैं इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट की चार्ट देखूं तो हमारा इंटरेस्ट रेट तो बहुत गिर गया था 2000 से लेकर 2008 तक, और वो फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, रीस्केड्यूलिंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, बड़ी थोड़ी सी बड़ी थी हमारी इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाए हमेशा 15% के करीब रही है ऑफ जीडीपी, 15% ऑफ जीडीपी। तो लगता है हम इन्वेस्ट कभी करते नहीं। इंडिया में तो 25-30 है, बांग्लादेश में 25 है, चाइना में 40% है, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट रेट 25-30 के लगभग होती है या 20 समथिंग। अब हमारी इन्वेस्टमेंट रेट 15 से ऊपर कभी नहीं की, चाहे इंटरेस्ट रेट ऊपर हो चाहे नीचे हो। हम वी हैड पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, जहां के इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से भी लोअर है, वो भी पीरियड्स हमारे पास रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी। और इन्वेस्टमेंट अगर आती भी है तो वही आ जाती है कि जी यान लगा लो, फर्टिलाइजर लगा लो, और वो गाड़ियां जो हैं हम 75 साल से बना रहे हैं, गाड़ी हमसे बनती कोई नहीं है। तो अब जी क्या करें, देखिए जी इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, कोई इन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं होगी, क्या इन्वेस्टमेंट में कोई और आप देखते हैं खामियां, या सिर्फ इंटरेस्ट रेट का ही प्रॉब्लम है। हमने जो पीआईडी में स्लज का नहीं, काम किया था, मैं जो थोड़ा सा स्लज का आपसे काम किया था थोड़ा सा आपसे उसमें, जी थोड़ा सा मेरा व्यू जो है मैं आपको पर्सपेक्टिव दूंगा। देखें, जो 2000 के बाद 2008 तक अगर आप पीरियड देखें, तो 2000 में ये जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी तो ऑब्वियसली द इकोनॉमी वाज वेरी स्टैग्नेंट। एक तो एक्सटर्नल फ्लोज बेहतर हो गए, और आईएमएफ प्रोग्राम में थे, लेकिन आईएमएफ प्रोग्राम से पोजीशन इनकी बेहतर हो गई। दैट वाज द ओनली प्रोग्राम इन विच द गवर्नमेंट गॉट आउट ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम, बिकॉज आपका एक्सटर्नल अकाउंट भी बेहतर हो गया था और इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि बहुत नीचे आए। तो उस वक्त आपने देखा कि आई थिंक दैट वाज द पीरियड कि हमारा इन्वेस्टमेंट रेट जो है कोई 18-20% भी एक दो साल रहा है, और ग्रोथ रेट जो है ना उन सालों में कोई 5-6% भी गई है 2004 2005 वगैरह में, बिफोर इट स्टार्टेड कमिंग डाउन अगेन 2007 क्राइसिस, और यहाँ पर लोकल पॉलिटिकल वो जो शुरू हो गया। तो इट वाज बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली पार्टली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फ्लोज अफगानिस्तान की वजह से बड़े, और कुछ पॉलिसीज भी उस वक्त बेहतर थी मेरे ख्याल में, थोड़ी सी गवर्नेंस भी बेहतर थी। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन थे, तो मुझे याद है वो थोड़ा सा जरा बेहतर पीरियड रहा कुछ चंद साल जो है ना, और इन्वेस्टमेंट भी बेहतर हुई। तो ये तो देखें इकोनॉमिक्स जो है ना, कुछ फंडामेंटल्स जो है ना वो तो पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में जब आपके इंटरेस्ट रेट्स जो है ना अगर 6-7% पे आ जाएं, तो एवरीबडी वांट्स टू बोरो एंड डू बिजनेस, बिकॉज आपको बैंक से कुछ नहीं मिलता। जब आपका 22% इंटरेस्ट रेट था, और आपको सेविंग्स, स्टेट बैंक ने ये एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आप बैंक में पैसे रखे हैं तो 1.5% माइनस करके आपका मिनिमम डिपॉजिट रेट था। सो व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स वर 22%, यू वर गेटिंग 20.5% रिटर्न ऑन योर बैंक फ्रॉम योर बैंक्स। तो कौन इन्वेस्ट करेगा? तो जब वो रेट जो है अब अगर 4-5% पे आ जाता है, तो जो कि इन्फ्लेशन के बराबर है या कम है, तो फिर आप कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे, रिस्क टेकिंग करेंगे। तो ये जो आप हम बात करते हैं ना, कुछ तो हमारा कल्चर का इशू है। वी लैक एम्बिशन, वी लैक रिस्क टेकिंग, ये चीजें भी हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज का भी जाहिर है बहुत रोल होता है। तो ये जब स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी हमने तो क्या ठीक है। प्रॉब्लम देख रहे हैं पॉलिसीज में? देखिए, मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि हमारी इन्वेस्टमेंट रेट ठीक है 2007-8 में, मतलब आई थिंक 5-6 में थोड़ी सी बढ़ गई थी, पर उसकी वजूहत थी। चार पांच एक वजह, छः। हाँ एक वजह ये थी जी कि हमें रीस्केड्यूलिंग मिल गई, हमारे पास माशाल्लाह पैसा आ गया। दूसरी ये भी वजह हो थी कि गवर्नमेंट ने थोड़ी लिबरल रजीम अडॉप्ट कर ली, उस वक्त आपके टैरिफ भी लो चले गए, और माशाल्लाह कुछ थोड़ी सी काम शुरू हो गया। अब उस वक्त भी हम बमुश्किल 17-18 या 20% पे पहुंचे एक साल के लिए, बाकी वक्त तो हम नीचे ही रहे। वो भी मेजर जो इन्वेस्टमेंट हुई सारी हुई इन्हीं चीजों में, जो ट्रेडिशनल चीजें। नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज आपसे पूछूं, हम गए सियालकोट जी, मैं सियालकोट गया, गुजरांवाले गया, ये इंडस्ट्री देखने के लिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। और जो मैंने देखी, ये कोई हमने पूरा सर्वे किया इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा खासा देखा हमने। हाँ है, वॉशिंग मशीन बन रही हैं, पंखे बन रहे हैं, पर एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता।
हमारे पास सियालकोट में स्पोर्ट्स कोर्ट हैं। वो कंपनी बड़ी छोटी छोटी हैं। एक फॉरवर्ड फुटबॉल है जो कुछ एक्सपोर्ट करती है, बाकी भी एक्सपोर्ट करती हैं, बट दे 100 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन। सबसे बड़ी कंपनी 200 मिलियन की थी। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जो पंखे बनाते हैं वो 100-200 मिलियन। उनसे जब हम सवाल पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं बड़े होते, बच्चे रह गए, आप 50-60 साल से 100 साल से बच्चे ही बैठे हुए हैं, बड़े क्यों नहीं होते? उनके दो तीन जवाब जो बड़े मजेदार थे। एक जवाब था कि हम बड़े होना भी नहीं चाहते, हम बड़े होंगे तो हमें हुकूमत मारेगी, हमारे पीछे आ जाएगी हुकूमत, तो हम छोटे ही ठीक है। एक तो वो कहते ना ऐसी छोटे ही ठीक है। दूसरा उन्होंने हाँ। कहा कि जी मैं इसलिए भी नहीं बड़ा होना चाहता कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मेरी हड्डी ले, मैं नहीं चाहता कि कोई और आके मेरे से टेक ओवर कर ले या कुछ करे ऐसी चीज। तो ये भी एक कल्चर में है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो सियालकोट में खासतौर पर, इनमें भी सब में मैंने देखा कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग और अप्रिसिएशन ऑफ R&D। वी थिंक R&D इज रिसर्चिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब और समथिंग। जब उनको मैंने ये कहा, मैंने कहा यार वो नाइकी जूते बनाता है आपकी तरह, वो R&D कितनी करता है, डिजाइन चेंज कर देता है। ये साले जो स्पोर्ट्स कोट वाले हैं वो डंबल का ही डिजाइन चेंज कर देता है। वो साला क्या कहते हैं, रैकेट का ही डिजाइन चेंज करता है। हम रैकेट इतने अच्छे बनाते थे, उन्होंने डिजाइन चेंज कर दिया, अब हम रैकेट से आउट हो गए। तो ये हमारा कल्चर में क्या R&D हो सकती है? दूसरी चीज ये है कि क्या ये हुकूमत जो है, जो तीसरी चीज हमने देखी कि हुकूमत से डरते बहुत है लोग, क्योंकि हुकूमत, एक वो जो इंस्पेक्टर आ जाता है रोज, कहते हैं हमारे पास 10 इंस्पेक्टर आते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, और हुकूमत का जो है कोई काम करना हो, NOC हमने उसको स्लज कहा है। स्लज पे मैंने बहुत किताबें भी 3-4 की हैं कि जी ये रेगुलेशन का निज़ाम क्या है, कि आप परमिशन लें, आप एफिडेविट लें, आप दफ्तरों के बाहर बैठे रहें, तो काम कैसे होगा अगर ये कहोगे? वुड यू सी दीज आर द प्रॉब्लम और नॉट? नहीं, आई थिंक यू हैव डिस्क्राइब्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी वेल। और आपने प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट किए, कल्चरल एज वेल एज गवर्नमेंट पॉलिसी, ये दोनों इश्यूज हैं। आई थिंक वेरी ब्रीफली, एंड सियालकोट इज अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट एंड डू दिस सर्वे। आई थिंक इट्स अमेजिंग कि ये वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप है, छोटी छोटी है लेकिन है। I think it's one of the successful ecosystem which could have gone up really big अगर ये जो कल्चरल इश्यूज हैं और जो गवर्नमेंट का आपने इशू बताया। देखिए, मैं आपको इसी तरह का एक और एग्जांपल दूं। एक तो ये है कि मैं, जैसे पहले भी आपसे बात हुई है, कि ओवरऑल पाकिस्तान, हमारा जो कल्चर है वो, अभी तक वी आर जॉब सीकर्स। 95%, 98% जो हमारे लोग हैं उनको नौकरी चाहिए, जो है ना, उनको यही स्कूल में भी यही बताया जाता है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बनना चाह रहे हैं या कस्टम ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। ज्यादातर लोग कराची और इस्लामाबाद वाले लोग जो है ना, कुछ जरा IT में भी चले जाते हैं, कुछ बाहर जाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो अपर मिडिल क्लास और वो लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी है, बट बाय एंड लार्ज ओवरऑल जो है ना, और हमारे सिंध में तो खास तरह से जो है ना, वो जो लोअर क्लास है वो कहते हैं कि जी कोई भी हमें सरकारी नौकरी मिल जाए जिसमें हमसे पूछा ना जाए, हमें तनख्वाह मिले, कम ही तनख्वाह मिले। वी आर अ कंप्लेसेंट नेशन बाय नेचर। हम लिमिटेड, हमारी सोच है। हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाना चाहते, बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं है। वो परवेसिव है। वो बिजनेसमैन भी जो है ना, वो बहुत पैसा बनाना चाहता है लेकिन कंफर्ट जोन से नहीं निकलता अपना। तो ये ब्रॉड कल्चरल इश्यूज हैं। दूसरा जो आपने बात की गवर्नमेंट की, अब सिंपल गवर्नमेंट का जो इशू, एक आई मीन NOC कल्चर और हर चीज में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, टू लार्ज गवर्नमेंट, टू मेनी डिपार्टमेंट्स, वो अपनी जगह पर है। लेकिन एक फंडामेंटल फैक्टर ही देख लेना। मैंने अपने एक एक मेरा दोस्त है जो कि दिस ग्रुप दे हैव डन वेरी वेल। मतलब ये मेरे साथ इन्होंने, मैंने जब क्वालिफाई किया था तो इन्होंने स्टार्ट की थी बिजनेस 15-20 करोड़ से। माशाल्लाह अब 130 बिलियन की उनकी टर्नओवर है। और वो सीमेंट में भी नहीं है, बाय द वे केस स्टडी है ये, जो है ना, कि ये रेंट सीकिंग में भी नहीं है, ये ऐसी चीजें बेचते हैं जिसमें काफी कॉम्पिटिटिव है। तो मैंने और बहुत एक्सपेंशन किया है और कंटिन्यूअसली करते भी रहते हैं, बाहर भी एक्सपैंड कर रहे हैं।
तो मैंने उनसे कहा यार अब तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और एक्सपेंड करोगे? तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स ये था कि यार मैं पैसे बना के गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता, सीधी बात है। इतने टैक्स रेट में पाकिस्तान में कौन करेगा? तो दैट इज मेजर डिटरेंस। तो होगा क्या नदीम, और दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग, जब इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे जाते हैं ना, और जब थोड़ी सी, तो उसमें इनफॉर्मल सेक्टर में ही ग्रोथ आती है, और गवर्नमेंट ने भी डिजिटाइजेशन भी नहीं की, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में ही एम्प्लॉयमेंट होती है हमारी। यहाँ पर टैक्स एवेड करके जो है ना सबसे ज़्यादा पैसे बनते हैं। मतलब पार्टली आप वहाँ से बना रहे हैं, पार्टली जो है जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो भी गवर्नमेंट को नहीं देते। अब ये जो गवर्नमेंट की खाम ख्याली है कि आप जो है मैकेंजी को कंसल्टेंट रख के, और आप डेटा को यूज करके आप जो है अपनी टैक्स बेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और सारे लोग जो है ना वो टैक्स देना शुरू कर देंगे। ये मेरे ख्याल में ज्यादा बहुत एग्जैजरेटेड है। कुछ तो सही हो सकती है इसमें, लेकिन बहुत एग्जैजरेटेड है, बिकॉज जो हमारा टैक्स का निज़ाम है और जो लोग हैं, असल असल जो इंस्टीट्यूशंस है ना, यू हैव टू जज द इंस्टीट्यूशन बाय द क्वालिटी ऑफ पीपल। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ पीपल। गवर्नेंस भी क्वालिटी ऑफ पीपल से होती है। तो इसकी वजह से, और फिर ये जो टैक्स रेट्स दुनिया में हाईएस्ट टैक्स रेट्स हैं हमारे, जो है मतलब वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज एंड हाईएस्ट टैक्स रेट्स। तो ये जब तक हम टैक्स रेट्स देखें, टैक्स इंक्रीज होगी आपकी कलेक्शन व्हेन यू विल एक्सपैंड द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग द टैक्स रेट्स। आपका जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, तो अगर आप टैक्स रेट्स भी कम करें और थोड़ी सी ज़रा स्मार्ट टैक्स पॉलिसी बनाएं, तो मेरे ख्याल में काफ़ी ग्रोथ हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। हम्म, हम्म। बिल्कुल ठीक है जी, पर ये बताइए कि जो हुकूमत का माइंडसेट है, हम देखते हैं कि बार बार एक बयान आ जाता है, जैसे कल उड़ान पाकिस्तान हुआ, बयान आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, और प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं। दो सवाल है। एक तो जो हमने अभी बात की है, मुझे लगता है हमारा प्राइवेट सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है जो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है, टाटा बिरला ये वो। और हमारा प्राइवेट सेक्टर दुबई का भी नहीं है जो कि कुछ काम कर सके। हमारा प्राइवेट सेक्टर तो इसको हम कहते हैं रेंट सीकिंग प्राइवेट सेक्टर है। हमारी हुकूमत भी वो नहीं है जो उधर है। हमारी हुकूमत जिसको हम कहते हैं प्रेडेटरी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत प्रेडेटरी गवर्नमेंट है। वो हाथ मारती है, पैसा खींचना चाहती है। उसके करंदे जो रखते हैं, सरकारी नौकरी का जो फायदा भी लोगों को होता है वो ये होता है कि वो इंस्पेक्टर लग जाए तो उसकी बारे नहीं आ रहे। वो जनाब कुछ, और दूसरी हमारी हुकूमत में एक और चीज है कि वो जनाब प्लॉटिंग का जो सिस्टम है वो भी है। तो क्या हमारी हुकूमत भी तैयार है 21st सेंचुरी के लिए? दूसरी तरफ क्या हमारी बिजनेस तैयार है 21st सेंचुरी के लिए? हम अभी तक कमोडिटी प्रोडक्शन, जैसे आपने कहा सीमेंट में है, फर्टिलाइजर में है, यार्न में है। पूरा इटली जो है, या पूरा श्रीलंका ले लें, मैं श्रीलंका रहता था जी। श्रीलंका के पास कपड़ा ही नहीं है। वो मुझे अक्सर कहते थे भाई पाकिस्तान से कपड़ा ले दो। तो मैं अपने दोस्तों को फोन करके कपड़ा लेता था। वो कपड़ा लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ बना देते थे, उसको कहाँ ले जाते थे। आप पूरा इटली देख लिया, उनके पास कोई कपड़ा नहीं है। वो जनाब पता नहीं कितने बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर लेते हैं डिजाइन से। मैं यहाँ रो पड़ा हूँ इन लोगों को समझा समझा के, किसी को समझ नहीं आती डिजाइन की क्या पावर है। तो डिजाइन ना सियालकोट में, ना कहीं ब्रांडिंग, ब्रांडिंग भी नहीं करते ये कमोडिटी प्रोडक्शन में। ब्रांडिंग टेक्स एफर्ट, ये डिजाइन टेक्स एफर्ट। अब एप्पल में उसने, स्टीव जॉब ने, जो मैंने पढ़ा है, उसने साल लगा दिया सिर्फ पैकेजिंग बनाते बनाते आईफोन की और उसकी। यहाँ हमारे यहाँ अटेंशन टू डिटेल कोई नहीं है। हम ठा करके मुंह पे मारते हैं किसी के, यार ये चीज है बस ले ले। क्या ये अटेंशन टू डिटेल बोथ ऑन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर साइड, ये पार्टनरशिप हमारी हो सकती है, या वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग देखिए, हो तो सकती है, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे लोग जो हैं, हमारे पास जो हमारी केमिस्ट्री है और जो बायोलॉजी है, जो ब्रेन है, वो ऐसा तो नहीं है कि स्टीव जॉब्स जो है वो कोई अलग मेटल से और अलग केमिस्ट्री से बना हुआ था, और नदीम उल हक और या हमारा जो मियां मंशा है, या और डब्बाज हैं या दूसरे हैं, वो नहीं कर सकते, या वो डिफरेंट। देखें, वही इंसान है, वही हिंदुस्तान में जो टाटाज हैं या ये अंबानीज हैं या डिफरेंट है।
ठीक है, एक कल्चरल फर्क जरूर है यहाँ पर हमारा और इंडियंस का। इंडिया में पैसा बनाना बुरी चीज नहीं समझा जाता, और वहां पर तो लक्ष्मी इज अ गॉडेस, यू नो, सो एंड दूसरी बात यह है कि दे आर सेवर्स आल्सो। आप ये देखें कल्चरली हमारा ये मुसलमान ब्रॉडली, ऑल्दो अरब्स एंड मेनी मुस्लिम्स आर डिफरेंट, आई थिंक दे हैव डन लॉट ऑफ इनोवेशन, बट यहाँ हमारे पास जो है, जो मुसलमान और हिंदू का, सिंध का बड़ा आइडियल एग्जाम्पल है, मतलब क्लासिकल केस स्टडी है। आप ये देखें कि सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी थी, से आई थिंक 20% होगी बिफोर पार्टीशन, दे हैड द बिजनेस। वही लोग जो है जब यहाँ से चले गए वो पूरी दुनिया में छा गए। दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस यू नो पीपल इन इंडिया। लेकिन सिंध के जो मुसलमान हैं, हम लोग जो हैं, वी आर दी मोस्ट बैकवर्ड विद इन द कंट्री ऑल्सो, बिकॉज हम वही सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट हैं। तो ये एक देखें फर्क है एंटरप्रेन्योरशिप में, रिस्क टेकर्स में। और फिर ये इमिग्रेंट्स जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा बना पैसे बनाते हैं, बिकॉज दे टेक रिस्क, दूसरी जगह आते हैं रिस्क टेकिंग करके। तो हमारे पास भी अगर आप पाकिस्तान में देखें, ये गुजराती मेमन कम्युनिटी हो गई, जो इमिग्रेंट्स है, छोटी सी कम्युनिटी है यार, मेरे ख्याल में 5-6 मिलियन टोटल पॉपुलेशन होगी। आप वो देखें वो कहाँ से कहाँ चले गए। मैं देख रहा था टेक्सटाइल काउंसिल की कंपोजिशन कोई अबाउट ए ईयर बिफोर, जो ओवरऑल एक एपेक्स बॉडी है, आई वॉज अमेज के 10 में से जो है ना 5 मेमन है उसमें। तो एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको फोन किया कि यार ये तुम लोग कहाँ, कमाल है, तुम लोगों ने कैप्चर किया हुआ है ये। 10 में से 5 जो है वो मेमन कम्युनिटी है। तो उसने कहा अच्छा मेरे दोस्त का बेटा है, मतलब, तो उसने कहा असद अंकल, इससे भी ज्यादा अमेजिंग चीज है। मैंने कहा वो क्या? कहता है आउट ऑफ दीज 5, 4 आर सेम फैमिली इंटर रिलेटेड, यू नो। तो आप ये देखें कि मतलब दीज आर एग्जांपल्स। आप अगेन पंजाब में कई जगह हैं, शालकोट इज वन, आई थिंक चिन्योट, गुजरात एंड सम ऑफ द अदर प्लेसेस, चिन्योट, कि चिन्योट। उस लेवल पे चिन्योट है, चिन्योटीज हैं। तो ये चंद कम्युनिटीज हैं जिनके पास सारी बिजनेस है। अब ठीक है, वो स्टीव जॉब्स नहीं बने, एलॉन मस्क नहीं बने, बिकॉज वो भी एक हद तक पैसा, उनकी इमेजिनेशन शायद उतनी नहीं है, जो है ना, देर आर वेरी फ्यू पीपल, जो कि हमारा ओवरऑल कल्चर नहीं है ना, उस तरह की डिबेट्स नहीं है। हम अगर टेक्सटाइल में कुछ, या शुगर में हमारे जो लोग हैं वहां पर टैक्स बचा के, और यू नो अपने तरीके से पैसे बना देते हैं, बहुत ज्यादा पैसे बनाते हैं अपने स्टैंडर्ड से, तो दे आर हैप्पी। लेकिन कंपेयर देम, आप पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से देखें ना, कि दीज पीपल आर स्टिल फार बेटर देन ओवरऑल 80-90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि जॉब सीकर्स देखिए, हैं। आपने आपने एक बड़ी मजेदार बात की अबाउट सिंधी हिंदूज। मैं सिंधी हिंदू से बहुत मिला हूं इन माय ओवरसीज करियर। वॉशिंगटन में छाए हुए हैं, श्रीलंका में छाए हुए हैं, बांग्लादेश में छाए हुए हैं। वो सिंधी हिंदू जो हैं, उनमें एक और मैंने बड़ी मजेदार चीज नोटिस की है। दे रियली हैव अ बिजनेस माइंड एंड दे आर वेरी हम्बल। उनको कोई शौक नहीं शो शू मारने का, जैसे मेमन भी है। मेमन भी बहुत हम्बल है, कोई शौक नहीं उनको शो शू मारने का। बट हमारा कल्चर जो है, आई गेस इट्स अ वडेरा कल्चर, जो कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं और माशाल्लाह बड़ी वो फेंडी की टाइज और पता नहीं क्या क्या कुछ दिखाते हैं, सूट्स कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, इस किस्म की चीजें। बट सिंधी हिंदू में एक और बड़ी अच्छी चीज है, जे उनकी जो सिंधी हिंदू एसोसिएशन हैं, दे स्ट्रेच अक्रॉस द कैरेबियन एंड अक्रॉस अफ्रीका वगैरह। एंड वो मुझे, मेरे कई दोस्त थे, उन्होंने बताया कि जी वी, वो आपस में कोलैबोरेट कर सकते अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने कैरेबियन से लेके सिंगापुर से लेके एक एसोसिएशन फॉर्म किया, दे बॉट अ होटल इन इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इस किस्म की वो कोलैबोरेशन जो है हमारे यहाँ मैंने देखा है। जब मैं सियालकोट में गया तो हमारे सेठ जो है वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। सियालकोट में मुझे पता चला वो अपनी मेल भी मंगवाते हैं एक और ड्रेस पे नहीं, और वो उन्होंने अपने जो बायर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि दूसरा ना देख ले। हमारी जो ट्रेड एसोसिएशन हैं वो भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग में नहीं बिलीव करती। हमारी ट्रेड एसोसिएशन आर लॉबिंग एसोसिएशन
बाकी दुनिया में ट्रेड एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एसोसिएशन, हमारे जो क्लब्स हैं, एसोसिएशन क्लब, पंजाब क्लब, दे डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन, दे आर देयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ, वो एक औरत थी जिसकी किताब लिखी है, दे आर देयर टू काइंड ऑफ कुक डील्स। तो हम डील से सोचते हैं बात बनेगी, नॉट थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मार्केट्स। तो आप डिलॉयट्स में मुझे दो तीन चीजें और, एक चीज और बता दें, डू यू हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? जो मैंने एक किताब पढ़ी थी बड़ी मजेदार, उसका नाम ही डबल एंट्री था। वो कहती कि ये डबल एंट्री अकाउंटिंग जो है, ये असल चीज थी जिसने कैपिटलिस्ट एम्पायर बनाई, क्योंकि उनको अपनी बिजनेस की पता चल सकती थी, कैफियत क्या है, अहमियत क्या है, वगैरह सब। नाउ यू माशाल्लाह ऑडिटेड मोस्ट ऑफ दीज फर्म्स, डू दे हैव गुड अकाउंटिंग सिस्टम्स, या अभी तक वो सेठ वाले अकाउंटिंग सिस्टम है? डू दे रिकग्नाइज द पावर ऑफ द अकाउंट? देखिए, मैं एक और चीज सोचता हूँ सब, कि मैकडोनल्ड का सीईओ कभी यहाँ नहीं आया, इवन नेस्ले का सीईओ यहाँ कभी नहीं आया। वो सब लोकल बंदों को लगाते हैं और फिर भी मैनेज कर लेते हैं। मैं मैकडोनल्ड गया, मैंने कहा भाई मुझे ये बर्गर दे दो, मैं तुम्हें आधे पैसे देता हूँ, तुम स्टिल में ना डालो। मैंने जान के ट्राई किया, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। जब वो लॉन्ग डिस्टेंस मैनेज कर लेते हैं, तो व्हेन आई वेंट टू दीस चेन स्टोर्स, मैंने एक दफा बात की अल्फता वगैरह से, मैंने कहा भाई, वो मुझे कहते हैं जी हम स्टोर उतना एक्सपेंड कर सकते हैं जितनी हमारी फैमिलीज है, बिकॉज हम ट्रस्ट नहीं किसी को कर सकते। क्या डज दिस मैटर? गुड मैनेजमेंट, गुड अकाउंटिंग सिस्टम्स, ट्रस्ट, डू दीज थिंग्स मैटर? दे डू एब्सोल्युटली। हम्म, देखें, पाकिस्तान में आप ये देखें कि जो लार्जर फर्म्स हैं वो बाकी पूरी दुनिया में इस तरह के इस साइज की इकोनॉमी में एक्सपैंड किया है। हमारे पास जो है, मैं डिलॉयट को 2 मरतबा पाकिस्तान में ले आया, एंड आई रिमेन्ड सीनियर पार्टनर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ डिलॉयट, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म नाउ। $65 billion था लास्ट ईयर उनका रेवेन्यू, $10 billion ahead of PwC, द नेक्स्ट फर्म। सो मैंने 2017 के एंड में, 18 के बिगनिंग में आई लेफ्ट डिलॉयट। आई थॉट दैट कुछ और भी करना चाहिए। उसके बाद आप देखें 2020 में डिलॉयट पाकिस्तान से चली गई। ओह, आई या डिडंट नो डिलॉयट इज नो दैट। लॉन्गर इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि यार यहाँ से रेवेन्यू कुछ नहीं आता, बिकॉज द पॉइंट इज के अगर आप देखें पाकिस्तान में जो ऑडिट बिजनेस जो है वो तो लॉस मेकिंग था, या बहुत ही स्मॉल, क्योंकि देर आर नॉट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो है ना बिग फोर ऑडिटेबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस शुगर कंपनी, इन माय व्यू, जो इतनी बड़ी शुगर इंडस्ट्री है, रेगुलेशंस भी सारे कुछ करते हैं, इट्स नॉट ऑडिटेबल। We had one sugar listed company and we were the first one. हमने मेरे पास जो मेरा पार्टनर आया जो उस कंपनी को डील करता था, उसने कहा सर यहाँ तो सारा कैश इकोनॉमी है, मेरे इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर मैं रिलाई नहीं कर सकता, मतलब तो मैं ऑडिट कैसे करूँ? मैं तो पहले ज़ाहिर है आई डिडंट वांट टू लीव बिजनेस। आए मैंने उसको परसुएट किया कि यार इस तरह से कर लो, इस तरह से चेकिंग करा लो, ये कहता नहीं सर नहीं होता। और मैंने फिर उसको खुद देखा, एंड देन वी हैड अ मीटिंग एंड वी डिसाइडेड टू लीव शुगर इंडस्ट्री। दिस वी डिड इन 2014, बिफोर ये जो इमरान खान के ज़माने में पूरी शुगर इंडस्ट्री पे हुई एक फोरेंसिक स्टडी हुई, एंड दैट हाईलाइटेड कि शुगर केन जो है ना, तकरीबन कोई 20 मिलियन या 20% ऑफ द शुगर केन जो है ना, जो जो गायब है, बुक्स में नजर नहीं आता। कैन यू इमेजिन? तो आप इमेजिन करें, दोनों प्रोक्योरमेंट ऑफ केन, शुगर केन एंड शुगर जो सेल करते हैं, दोनों साइड्स पे कैश इकोनॉमी है। तो फिर आपने देखा कि सबसे बड़ी जो शुगर कंपनी थी जहांगीर तरीन की, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें केपीएमजी को फाइन हुआ, उसके पार्टनर को ठीक ठाक, और उसमें huge mess ups there, which was supposed to be one of the best governed companies and relatively best standards. उसके बाद मेरे ख्याल में सारी जो फर्म्स हैं उन्होंने मोरलेस छोड़ ही दिया है शुगर कंपनीज को, जो है ना। तो शुगर कंपनीज इसी तरीके से, मैं आपको बताऊं, अदर देन एक्सपोर्ट बेस्ड, टेक्सटाइल कंपनीज जो है ना ऑडिटेबल नहीं है। बिग फोर कोई टेक्सटाइल ऑडिट नहीं करता। और ये भी आपको बताऊं मैं कि मैंने जब शुरू किया 80s में, उस वक्त जो टैक्स कलेक्शन की सूरत हाल थी,
ये कहा जाता था कि एक कंपनी आईसीआई, विच वॉज अ मल्टीनेशनल एट दैट टाइम, उसकी टैक्स कलेक्शन वहां से पूरे टेक्सटाइल सेक्टर विच वॉज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री उससे ज्यादा थी। अब उसके बाद तो कुछ अरसे बाद जो है ना, बिकॉज ऑफ दिस रिफंड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नेट रिफंड होता था शायद एट वन टाइम, आई डोंट नो अब क्या सिचुएशन है। तो देखिए ये सारी जो है ना बेसिकली पैसे बनाते हैं थ्रू डबल बुक्स एंड टैक्स इवेजन से। और ये एनवायरनमेंट है ब्रॉडली। मल्टीनेशनल्स को आप, अब वो मल्टीनेशनल्स चली गई हैं ज़्यादातर। बैंकिंग सेक्टर में दबा के पैसा था बिकॉज ऑफ दी हाई इंटरेस्ट रेट्स। करंट अकाउंट 0 पे है, 22% आपका इंटरेस्ट रेट है, तो जाहिर है आप पैसे पैसे बनाएंगे। फर्टिलाइजर और सीमेंट की स्टोरी आपको पता है। सीमेंट में काटल है, फर्टिलाइजर में गैस की वजह से जो है एग्रीकल्चर के नाम पे जो है ना वो पैसा बनता है। तो चंद सेक्टर्स को, टेलकोस वगैरह को छोड़ के बाकी जो है ना ऑडिटेबल नहीं है बहुत सारा पाकिस्तान का, और ना ही बिग फोर ऑडिट। ये तो बड़े अफसोस की बात है जी। अगर कंपनी इस स्टैंडर्ड पे, जो आप स्टैंडर्ड बता रहे हैं, देखें ना जी, हम वो तो एक मुंशी बुला के उसको स्टैंप लगवा लेते हैं, ऑडिट हो जाती है, वो तो अलग बात है। बट हम जो कह रहे हैं कि ये तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में लोग प्राइड लेते हैं कि जी मैं एक ब्रांड नेम से, जैसे आप प्राइड लेते हैं कि मैंने ब्रांड नेम टाई पहनी हुई है, ब्रांड नेम सूट पहना हुआ है, इसी तरह यू वांट डेलॉइट टू ऑडिट योर फर्म, ताकि लोगों को पता चले कि आप में कोई क्वालिटी है, एंड दैट हेल्प्स यू ग्रो। अब आप जो मुझे कह रहे हैं और सब कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट लोअर करो, ये इन्वेस्ट करेंगे, देखिए मेरा जो ख्याल है कि इन्वेस्टर एक चीज होती है, एक होता है सेवर। मैं सेवर हूं, आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, ठीक है, मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, मेरे में सलाहियत ही नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं सेवर हूं। मैंने अपने सेविंग कहीं पार्क करनी है, मैंने बैंक्स में डालनी है, किसी स्टॉक मार्केट में डालनी है, रियल एस्टेट में डालनी है, मेरा पोर्टफोलियो मैंने बनाना है पोर्टफोलियो, क्योंकि दैट्स व्हाट ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट। हम पोर्टफोलियो बनाते हैं अपने, चाहे कुछ भी बनाए, उस पर हम जिंदा रहते हैं, इनहेरिटेंस छोड़ जाते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि इस मुल्क में पोर्टफोलियो तो बना ही नहीं सकते, और अगर मैं सेठ को पैसे दूं, जैसे कि आप कह रहे हैं सीमेंट को, फर्टिलाइजर को मैं पैसे डालूं, और मुझे कोई फेथ ही नहीं है कि उनकी अकाउंटिंग ठीक है, मुझे कोई फेथ ही नहीं है कि उनका ऑडिट स्टैंडर्ड्स ठीक हैं, तो फिर मैं एज अ सेवर तो भाग जाऊंगा ना, फिर मैं प्लॉट में जाऊंगा। तो ये जो हम फिर प्लॉट को गालियां देते हैं, अब मसला ये है कि हम स्टैंडर्ड बनाते कोई नहीं। दूसरी चीज है, अब इसमें कसूर सेठ का भी है, मैं मानता हूँ, पर हुकूमत का भी है। हुकूमत जो है, अगर उनको डंडे मार के कहे कि चलो तुम पैसे लाओ, तो वो डबल बुक्स रखेंगे। हुकूमत भी अगर देखे, दुबई के शेख ने क्या किया, कमाल किया उसने, वो ले लेता है अंडे मुर्गी रोटी से पैसे ले लेता है और कहता है मैं तुम पे टैक्स नहीं लगाता, और दुबई ग्रो कर रहा है। उनकी कंपनियां देखें, वो डमायक शमायक, ये जो कंपनी है जो हम देखते हैं दुबई की, वो भी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं। तो क्या हम दुबई से भी नहीं सीख सकते? मैं तो कई दफा कहता हूँ चलिए हम इस तरह करें, दुबई के शेख को कहें यार तुम्हारा बादशाह लग जा, क्योंकि हमारी हुकूमत ये चीजें सोचती क्यों नहीं? क्या वजह? आप तो काफी कमेटीज पे रहे हैं, क्या हुकूमत बिल्कुल नहीं सोच सकती? देखिए बात यह है कि आई थिंक पार्टली आपने जो ये अभी सारी बातें की हैं, जो इनिशियल हमारी डिस्कशन थी कि हमारी स्टॉक मार्केट क्यों कम है, एक फंडामेंटल वजह यही है कि देयर इज नो ट्रस्ट, देयर आर नो इन्वेस्टर्स। जो आपने बात की ना कि सेवर्स हैं, आप भी इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आप लो रिस्क में, मतलब ये है कि बैंक में डाल देंगे आप, या इस तरह की जगहों पे जहाँ पर रिटर्न आपको वो आ जाए। यहाँ पर जो है ना, मैं समझता हूँ इतने बड़े मुल्क में 40-50 होंगी कंपनीज जहाँ पर उसके अलावा पब्लिक सेक्टर की कुछ कंपनीज होंगी जहाँ पर क्रेडिबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और क्रेडिबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ज़्यादा ज़्यादा चले 400-500 कर लें जो है ना। तो बेसिकली वही हैं जहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिबल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग होती है। बाकी जगह पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है, सेठों पे भी ट्रस्ट नहीं है। इसीलिए हमारी स्टॉक मार्केट जो है उसकी मल्टीपल्स अभी भी देखें, अब इस साल जो है कोई 80, सुबह में पढ़ रहा था 85%, 86% आपका मार्केट इंडेक्स बढ़ गया है। आपका $52 बिलियन पे आपकी मार्केट कैप है, बल्कि $52 बिलियन इज नथिंग फॉर अ कंट्री लाइक दिस। इंडियन मार्केट इज $5.5 ट्रिलियन। तो हम 52 बिलियन, हम 2017 में वी वर $100 बिलियन, क्योंकि अब बाहर से इन्वेस्टमेंट वगैरह आती थी, अब नहीं आती। तो हमारा जो मल्टीपल्स हैं
जो बाकी दुनिया में 20, 25, 30 पे अर्निंग्स के मल्टीपल पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर अभी भी 5-6 पे हैं हमारे मल्टीपल्स ना। तो दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स। और कितने लोग हैं? हार्डली 3 लाख। करोड़ों है, 5-6 करोड़ हैं इंडिया में जो है ना, बाकी मुल्कों में अगर आप देखें। तो इन टर्म्स जो ऑफ इन्वेस्टर्स। जो हमारी जो कैपिटल मार्केट है अभी इतनी बढ़ने के बावजूद भी, अगर आप एज ए कंपेयर इन कंपैरिजन टू द जीडीपी, वो कितनी है? 12-13%, 14% है। बाकी दुनिया में तो 100% ऑफ द जीडीपी है। आप देखें यूएस में तो खैर 200, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। उनकी उनकी कैपिटल मार्केट इस वक्त 200% ऑफ द जीडीपी है। पिछले 1 साल में नदीम साहब, यूएस में $17 ट्रिलियन जो है ना वेल्थ क्रिएट हुई है। $17 ट्रिलियन, विच इज वर्चुअली मोर देन हाफ ऑफ देयर जीडीपी जो है ना, वो वेल्थ क्रिएशन हुई है। तो दुनिया में आप देखें, बिकॉज ऑफ दीज pervasive and game changing technologies and visions। अच्छा, बहुत सारी कंपनियां फेल भी होती हैं। आपका वेंचर कैपिटल या जो नई आइडियाज में आप लगाते हैं उसमें 90% फेल हो जाती हैं। लेकिन एक कंपनी आपकी ऐसी बन जाती है जो कि वो सारी मिलाएं और उससे 1000% पैसे ज्यादा जो है ना बन जाते हैं। जिन लोगों ने इन कंपनियों में, एप्पल में आप सोचें, या टेस्ला में, या एनवीडिया में, जिन्होंने $1000 लगाया होगा 20-25 साल, वो तो मतलब ये है कि वो लाखों डॉलर हो गए हैं, उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो गए हैं। इस तरह मिलियंस से मिलियन। वेल्थ क्रिएशन होती है। तो हमारे पास इस तरह का कोई एग्जाम्पल नहीं है, ना ही हम उस तरफ सोच रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट जो है ना। असल बात जो है ना, एक फंडामेंटल इशू जो है ना नदीम साहब, वो ये है कि बिग विजन एंड रिस्क टेकिंग एंड करेज, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर प्रोग्रेस। हमारा ना ब्यूरोक्रेट रिस्क टेकिंग करता है, ना हमारा पॉलिटिशियन रिस्क टेकिंग करता है, ना हमारा बिजनेसमैन रिस्क टेकिंग करता है जो है ना। और हम बहुत बड़ी विजन भी हमारी नहीं होती है। हम ऐसे ही किताबों में, आज वो मैं पढ़ रहा था, उड़ान कोई बनाई है जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो कह रहे हैं कि हम 2030 में हो जाएंगे। यार ऐसे ऐसे तो नहीं होंगे ना बैठे बैठे आपकी। देन स्टोरी क्या है आपकी? what are the things that are different that you're going to do? हाँ, कुछ जैसे मैंने कहा, आई थिंक गिव द डेविल इज ड्यू। पिछले 6 महीने में आई थिंक कुछ मैं क्रेडिट दूंगा करंट फाइनेंस मिनिस्टर को। इन्होंने कुछ चीजें अच्छी की हैं। इन्होंने जो ये एमएनएस की स्कीम्स भी हों, या दूसरे जो इन्होंने एडीपी जो रखा था, या दूसरे पैसे जो है ना, इन्होंने टैक्टफुली रोके हैं, उसको रिड्यूस किया है खर्चा जो है ना। तो आप देखें अच्छा खासा नक्शा बदल गया है। तो एक आपने एनवायरनमेंट थोड़ी सी, एक फाउंडेशन रखी है थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन से। अब अगर उसके साथ देखें, ये रिस्क टेकिंग करनी होगी आपको। अगर आप टैक्स रेट्स 20% पे ले आए, बाकी दुनिया 20% पे है, हम 55-60% पे हैं यार, तो यहाँ वैसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो मतलब आप जो कह रहे हैं, आप बिजनेसमैन को ब्लेम कर रहे हैं, मतलब ये तो कोई भी आदमी इन्वेस्ट नहीं करेगा ना इसमें। आप पहले फाउंडेशन ये तो बनाए ना। तो 20% पे अगर आप टैक्स रेट ले आए, और ये स्टार्टअप्स वगैरह जो ये नई दुनिया है जो कि आइडिया बेस्ड इकोनॉमीज हैं, उनके लिए कुछ आप क्या कहना चाहिए, ये जो वेंचर कैपिटल नहीं है हमारे पास, जीरो वेंचर कैपिटल। पूरी आप ये देखें, यूएस इकोनॉमी की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि वहां पर रिस्क कैपिटल बहुत ज्यादा है। एक नॉर्मल कैपिटल है ना, एक रिस्क कैपिटल है। ये जो वेंचर कैपिटल है, जो कि ये आइडियाज में पैसे लगते हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्क कैपिटल। वहां पर देर इज टू मच, हर अच्छी आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया, इन नो टाइम वो पैसे रेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल, केस स्टडी है, ये जो जेफ बेजोस की कंपनी amazon। 1997 में उनका आईपीओ हुआ। एक उन्होंने किताबें, अजीब सी आइडिया थी, अभी इंटरनेट 20 लाख लोग थे, उन्होंने कहा हम इंटरनेट पे किताबें बेचेंगे। और
लॉसेस पे लॉसेस थे उसके, 11 साल तक जो है ना वो लॉस करता रहा है। टुडे इज द सेकंड रिचेस्ट मैन, यू नो, और उसकी पता नहीं नियरली $3 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है। हर चीज वो इंटरनेट पे बेचता है। ये दीज पीपल हैड विजन ना कि ये इंटरनेट जो है, ये लगता है ये बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। और लोगों में आप देखें रिस्क कैपिटल था, बावजूद लॉसेस के लोगों ने उसको फाइनेंस किया। यहाँ पर आप देखिए कोई फाइनेंस हमारे पास, मैं जो पॉलिसी बोर्ड पे था, मैं और खालिद मिर्जा, हमने कहा कि यार आप ये आईपीओ हमारे पास क्यों नहीं आती। तो हमारे पास रूल था कि जी कोई कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती जब तक वो 3 साल की प्रॉफिटेबल हिस्ट्री ना हो। अब आप देखें कि नई कंपनी जो भी होती है, जो आइडिया बेस्ड होती है, वो 5-10 साल तो, मतलब 3-4 साल तो लॉस करेगी ना वो। उसकी विजन और आइडिया अगर है तो अमेजोन और टेस्ला ने तो मेरे ख्याल देखें। को 20 साल लॉस किया था। अमेजोन और टेस्ला ने तो को 20 साल लॉस किया था। अमेजोन, टेस्ला अभी तक लॉसेस में है। टेस्ला जो है, आई डोंट नो अब शायद इस साल या पिछले साल लॉस है। एंड दिस गाय, आप देखें ना इसको, एलॉन मस्क, ये कोई 5-6 साल पहले तकरीबन बैंकरप्ट हो गया था। उसने जो पेपॉल से पैसे बनाए, $120 मिलियन सारे ऐसी चीज में लगा दी जिसपे कोई, मतलब कहते थे पागल आदमी है कि ये मार्स को कॉलोनाइज करना चाहता है। और मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, टेस्ला इलेक्ट्रिक इंजन्स में जो है ना ये इतने पैसे लगा रहा है, द गाय इज क्रेजी। तो इसलिए वो कहता था ना, स्टीव जॉब्स, उसका वो कोट है ना कि पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। तो हमारे पास जो है ना, जो इन क्रेजी लोगों की कोई नहीं है, कहते हैं पागल है उनको, दे आर आउटकास्ट इन आवर सोसाइटी, वेयर एज दीज पीपल आर वैल्यूड। देखिए दुनिया जो है ना, वो क्रेजी लोग चेंज करते हैं, पागल लोग चेंज करते हैं। आपको भी बहुत सारे लोग पागल कहते हैं, हर चीज को क्रिटिसाइज करता रहता है और डिबेट करता रहता है। भाई ये क्रेजी लोग जो है ना, ये दुनिया को चेंज करते हैं। हम मुल्क को अपना को चेंज करना ही नहीं चाहते। वी आर ए स्टेटस को कंट्री, वी आर लिविंग इन, यू नो, 20th सेंचुरी। अगर हम 70s और 80s और 90s की पॉलिसीज पे ही जिंदा रहना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाट वील गेट, दैट्स द प्रॉब्लम। ये आपने वी आर नॉट बड़ी प्रोग्रेसिंग अच्छी विद द बात की। वर्ल्ड। वी आर टोटली इनकेपेबल ऑफ चेंजिंग। आपने बिल्कुल ठीक बातें की। एक तो वी आर टोटली इनकेपेबल ऑफ चेंजिंग। दूसरी जो आपने बात बड़ी अच्छी की कि हम रिस्क टेकिंग बिल्कुल नहीं। सब मैं बड़ी यूनिवर्सिटीज जाता हूँ, शौक है, बच्चों से जाके पूछता हूँ, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। बच्चे हर जगह कहते हैं कि जी हमें रिस्क फ्री नौकरी चाहिए। मैं कहता हूँ यार खुदा के वास्ते, गोरे का बच्चा तुम रिस्क लेता है यार, हिचहाइक करके चला जाता है। मैंने एक दो बच्चों को पूछा एक दफा, मैंने कहा बात सुनो तुम, वो नॉर्थ में थे, मैंने कहा तुम क्वेटा जाओ। कराची वाले बच्चों को मैंने कहा तुम नॉर्थ जाओ। वो कहते हैं नहीं जा सकते, पैसे नहीं है। मैंने कहा बात सुनो, ये लो 1000 रुपए। कहते 1000 रुपए से कैसे जाऊंगा? मैं कहा 1000 रुपए तो कह रहा हूँ अभी खाना खाओ, उसके बाद मुझे नहीं पता तुम कैसे जाओगे। तुम जाओ जैसे मर्जी, ट्रक के अड्डे पे खड़े हो जाओ, पूछो। मैंने कहा गोरे का बच्चा ये कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए। आप भी बाहर रहे, देखा आपने, बाहर पढ़ा है। गोरे का बच्चा भाग जाता है बगैर पैसे के, जेब में हिचाई करता है, पहुंच जाता है कहीं। दिस इज वेयर इज टेकिंग स्टार्ट्स। हमारे बच्चे ये करते ही नहीं, हम उनको बल्कि रोकते हैं ये करने से कि ना करो। और अगर वो करेंगे तो हुकूमत उठा के ले जाएगी कि ये टेररिस्ट है। तो वी रियली हैव टू बिगिन टू अंडरस्टैंड रिस्क टेकिंग। हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, चीफ मिनिस्टर, कोई बंदे ने गलती कर दी उसको पब्लिकली डिस्ग्रेस कर देंगे, फेंक देंगे। ये क्या वटेरा कल्चर है? एलन मस्क को अगर फेंक देते, एलन मस्क आज सिर्फ वो नहीं, गाड़ियां नहीं बना रहा, वो रोबोट्स भी बना रहा है, वो टनल्स भी बना रहा है, वो साला क्या कहते हैं, उसने अब वो छोटे घर भी बनाने शुरू कर दिए हैं। उसने न्यूरल लिंक जो कंपनी है जो माइंड को आपको कनेक्ट कर दी कंप्यूटर से, वो भी उसने बना ली है। तो मतलब देखे ना कहाँ जा रही है दुनिया, और हम बैठे हुए यान बना रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है मैं पहले ये सोचना चाहिए, यान और घी वाला और ये जो अपना मॉडल है शुगर वाला, शुगर कौन बनाता है आजकल? बट वी आर स्टिल मेकिंग इट। तो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली डीप और बीमार भी माइंडसेट कर रहे हैं चेंज। लोगों को। हाँ, पॉइजन। हाँ। हाईएस्ट डायबिटीज कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मुझे बताइए आखिर में, ये माइंडसेट चेंज होता आपको नजर आ रहा है? डू यू थिंक इट विल हैपन इन द नेक्स्ट जनरेशन, या आई अगली तीन आई एम जनरेशन में ऑप्टिमिस्टिक, जाएगा? मेरे ख्याल में। देखें, मैं इसलिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि दुनिया जो है ना, वही रीजन्स और कंट्रीज चेंज हुई हैं जहाँ पर
जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस आता है, जब आप एक बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, तो फिर कुछ चीज़ें अगर चेंज हो, कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो, कुछ लक भी चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है ना, कुछ थिंकिंग कुछ बदलती नज़र आ रही है मुझे। लेकिन कुछ हमें कुछ कुदरत की तरफ से लक भी चाहिए, कुछ फंडामेंटल्स की कुछ चेंज की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी हो सकती है और बेहतरी होनी चाहिए मेरे ख्याल में, बिकॉज ये भी है ना, वो जैसे चर्चिल ने कहा कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज नो अदर ऑप्शन। नो अदर वे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच साहब। जो देखिए, मुझे जो की चीजें नजर आती है, यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट मी ऑन दिस, के लगता है कि हमें वी हैव टू डेवलप अ होल न्यू कल्चर, अ होल न्यू माइंडसेट। हमारा जो ये एग्रीकल्चर वाला कल्चर है कि जी बस क्रॉप उगाओ और बैठ जाओ, इसको चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू डेवलप अ मॉडर्न कल्चर। और ये जो प्रोफेशनलिज्म में, जो एक्सपर्टीज में जो फेथ नहीं है हमारा, हम सोचते हैं सब कुछ डायनेस्टी में रहेगा, एग्रीकल्चर भी हम करते हैं तो विदाउट दैट। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हमारा डर है कि ऑर्गेनाइजेशन, मेरा तो ख्याल है जी, अगेन आई मीन, गोरे की सबसे बड़ी इजाद थी, लोग अब कहते हैं लोग, वो कंपनी थी, और दूसरी आपकी अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंपनीज, मैं कहता हूं कि जी मॉडर्न डे की फौज कंपनीज है। पुराने जमाने में अलेक्जेंडर के पास होती थी फौजें, अब फौजों की इतनी जरूरत नहीं। खैर वो एक लेवल पे वो भी है, बट पॉइंट ये है कि कंपनीज आर द ड्राइवर्स ऑफ योर कंपटीशन एंड योर ग्लोबल प्रेजेंस। फौज चाहिए सिक्योरिटी के लिए, फौज इसलिए नहीं चाहिए कि आपने कॉन्कर कर लेना किसी को, अब कॉन्क्वेस्ट बहुत मुश्किल काम है। खैर अमेरिका फिर भी कर लेता है, इसराइल कर लेता है, पर छोड़ दें, हमारे हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं कि हम कुछ कॉन्कर करें। हम तो बैठे हुए उसका हैं जहां बेस्ट हम एग्जांपल, ये जो आप बात कर रहे हैं कंपनीज का, देखे ना, बेस्ट एग्जांपल तो यही है ना कि ये दुनिया जो है, जो चेंज की है, ये कंपनियों ने ही चेंज की ना ये। एंड इट्स ऑल हैपेंड ड्यूरिंग रेनेसांस इन यूरोप। आपको पता है ब्लैक डेथ आई वहां पर, 1/3 of the Europeans died. उसके बाद they started producing philosophers, artists, scientists। और ये 14th और 15th सेंचुरी में फिर उन्होंने ट्रेड शुरू की, कंपनीज बनना शुरू हुई। और इट वाज, दीज कंपनीज, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कहते हैं कि दे डिस्ट्रीब्यूटेड 5,000% डिविडेंड, बिकॉज ऑफ देयर ट्रेड। एंड दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंपनी चेंज द वर्ल्ड। उसी को देख के दे एक्चुअली वेंट टू लंदन टू बाय ऑल देयर शिप्स। तो गौरव ने कहा कि यार ये इन्होंने इतने पैसे बनाए, हम क्यों ना बनाए। और फिर उन्होंने अपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599, 31 दिसंबर, एलिजाबेथ ने चार्टर दिया लंदन के जो मर्चेंट्स थे। और आप ये देखें, ये कंपनी इतनी बड़ी उन्होंने एम्पायर बनाई कि उनके पास एक वक्त में, आपने कहा ना आर्मी, उनके पास 2,60,000 की आर्मी थी। और ब्रिटिश आर्मी जो थी वो, जो मुल्क की आर्मी थी, मदर कंट्री, वो उनसे आधी थी। जो कंपनी की आर्मी थी वो 260, उनकी 130,000 थी। और ये लोग कहते थे कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। तो ये कंपनी ने बनाया ना। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपनी इज द। और आज आप देखें कि कंपनियां हैं, अगर एक कंपनी, दो तीन कंपनियां मिलाओ आप, अब हालत ही है। अगर इफ यू ऐड, आई मीन, जैसे मैंने कहा कि एप्पल इज $3.8 ट्रिलियन, इक्वल टू द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन, इंडिया विच इज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलमोस्ट, उसके बराबर है। अगर इनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट और 6-7 जो उनकी बड़ी कंपनियां मिलाओ, तो चाइनीज इकोनॉमी से ज्यादा है उनकी मार्केट कैप जो है ना। और बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि ये कंपनियां दुनिया चेंज कर दी है उन्होंने। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हाँ, वो दुनिया नहीं है जो कि 20 साल पहले थी। और शायद अगले 4-5 साल में, नदीम साहब, जो दुनिया आ रही है, वो शायद हम इसको भी भूल जाएं। जो दुनिया आ रही है, जो कह रहे हैं, जो एआई जो डेवलप हो रही है, तो हमें वी हैव टू गेट इनटू दिस गेम ऑफ, यू नो वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपना ह्यूमन कैपिटल ठीक करना पड़ेगा।
और एंटरप्रेन्योरशिप, दो चीजें मैं कहता हूं, अगर किसी भी मुल्क अच्छा को सब आप आपसे एआई पे भी बात दो करूंगा एक दिन, दो वो भी दो बहुत जरूरी चीजें, चीज है। हाँ, हाँ ये दो हाँ। फंडामेंटल्स मेरा एनालिसिस है, किसी भी आप मुल्क को देख लें, हम्म, कोई हम्म, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम्म, द क्वालिटी ऑफ देयर ह्यूमन कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो चीजें बहुत जरूरी। हम्म, हम्म। पर असद साहब जो असल चीज है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और इस पर बड़ी लंबी बात करेंगे इंशाल्लाह फिर। कंपनीज की मेरा ख्याल हमारे मुल्क में रिकग्निशन अभी तक नहीं है। वी डोंट नो व्हाट अ कंपनी इज, एंड आई डोंट थिंक वी कैन ग्रो दिस कंट्री अनलेस वी हैव मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज या प्रोफेशनली। अब एब्सोल्युटली। गूगल वगैरह जो लोग हैं वो टैलेंट ढूंढते हैं। आपने देखा कैसे टैलेंट ढूंढते हैं वो। आपने उनकी किताबें भी पढ़ी होगी कि वो कैसे टैलेंट ढूंढते हैं। आजकल दुनिया में टैलेंट हंट है। उसने ट्रम्प ने कह दिया H1B वीजा पे जो डिबेट हो रही है, और अमेरिका की जो सारी ग्रोथ हुई है पिछले पोस्ट वॉर वर्ल्ड में, या इवन बिफोर द पोस्ट वॉर वर्ल्ड, ये ओपेनहाइमर मूवी अगर आप देखें, वो जर्मन साइंटिस्ट ने आके बम बनाया, और वो जर्मन साइंटिस्ट ने आके सारी उनकी फाउंडेशन रखी, वियना से सारे प्रोफेसर वहां आ गए, और एक टैलेंट की अमेरिका में जो एक बन गई है ना रिपोजिटरी, और एक टैलेंट का इंडियन खुमियाजा जो सीईओज देखें ना, इंडियन सीईओज वो आप देखें कि इनकी जो टॉप कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट का और गूगल का, दोनों का सीईओ इंडियन है। अच्छा, वो जो तीसरी है एनवीडिया, वो अमेरिकन तो है लेकिन वो चाइनीज ओरिजिन का, चाइनीज। वो भी चाइनीज। तो ये तीनों अगर टॉप के जो है ना, स्वाय एक एप्पल, आउट ऑफ द टॉप 4-5 कंपनीज अभी भी इमिग्रेंट, वैसे तो खुद अमेरिकन भी सारे इमिग्रेंट्स हैं। तो ये है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस, के दे अट्रैक्ट टैलेंट, एंड द टैलेंट गेट्स द अपॉर्चुनिटीज टू मल्टीप्लाई एंड अचीव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बट इन दिस कंट्री वी नाइदर वैल्यू कंपनीज नॉट टैलेंट। हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हम सोचते हैं प्रोजेक्ट पे ग्रोथ होगी। तो मैं तो रोता रहता हूँ कि जब तक मार्केट्स नहीं होंगी, टैलेंट नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगी, ये रिस्क टेकिंग नहीं होगी। आपने बिल्कुल ठीक बात की, रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही रिस्क टेकिंग। हम एंड सोचते हैं एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि वो पैसे उसको दे दे। पैसे तो कोई चीज नहीं है, रिस्क टेकिंग आपको करनी है, और रिस्क टेकिंग को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज है उसकी। वो हम कर नहीं सकते। एब्सोल्युटली। और दूसरा जो बहुत अहम चीज हमने बात की, कि इस इस मुल्क में गलती करना और फेलियर जो है वो गुनाह है। Real success comes when you make mistakes and learn from them, and when you fail, the bigger failure provides you the opportunity of bigger success. तो ये जो सोसाइटीज है ना, वो देखें, एलॉन मस्क जो है वो, जो बेसिक उसका मिशन है, मार्स को कॉलोनाइज तो उसने नहीं किया, ही मिजरेबली फेल्ड, आप कह सकते हैं। लेकिन उसने रॉकेट टेक्नोलॉजी ये को इतना चेंज कर दिया, जो $60 मिलियन की चीज है उसको $10 मिलियन कर दिया है। तो बात यह है कि उसकी स्पेसएक्स जो है ना, वो इसलिए दुनिया की महंगी तरीन कंपनी हो गई है, जिसपे कोई बैट करने के लिए तैयार नहीं था एट वन टाइम। तो बात यह है कि देयर इज सक्सेस इन फेलियर, देयर इज सक्सेस इन मेकिंग मिस्टेक्स, इनोवेशन। वो किसी ने कहा ना कि if somebody is not willing to be wrong or make a mistake, you can never create something original. You can बिल्कुल only सही। copy. और कॉपी भी असद जो है साहब, ना, वो हम जो है ना, कॉपी भी अच्छी तरीके से नहीं करते, क्योंकि कॉपी करना भी बुरी बात नहीं है, जो है चीनियों से अगेन, देखेंगे, चीनियों आई ने गिव कॉपी यू। करके कहाँ पहुंच गए। चीनी हाँ कॉपी नहीं, करके कहाँ अगेन पहुंच गए। स्टीव स्टीव जॉब्स का बड़ा जबरदस्त एक कोट है। उसने कहा कि he was quoting Picasso. उसने कहा कि Picasso used to say, good artists copy, great artists steal. We have never been shy of stealing other people's great ideas. Very good point. Very good point. Asad Saab, thank you very much. It's been a wonderful conversation. I will call on you now and again. ये इसको और बढ़ाएं, because I think quite frankly AI ये चीज़ों पे entrepreneurship की बड़ी डिस्कशन की जरूरत है, because हमारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते। और जो मुझे हैरानगी होती है, we are not a conceptual people, we are a very transactional people. और जो तरक्की होती है कंसेप्चुलाइजेशन से होती है। जब एलन मस्क ने कहा था कि मैं स्टारलिंक बनाने लगा हूँ, people thought it was a joke.
आज स्टारलिंक आ गया दुनिया के पास। जब उसने वो कहा था अपने मैं रॉकेट को वापस ले आऊंगा, पीपल थॉट क्या बकवास कर रहा है, वो वापस ले आया। जो काम नासा नहीं कर सकी कर बैठा है। ठीक है, पागल है, आई बिलीव इज नॉट इवन अ वेरी प्लेजेंट पर्सन टू वर्क विद वगैरह वगैरह, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। ये लोग काम कर जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। बट आई थिंक यू गिवन अस अ ग्रेट इनसाइट। इंशाल्लाह इस पर फिर दोबारा बात करेंगे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। खुदा हाफिज। थैंक यू।